आरआरबी एनटीपीसी 17 मार्च 2026 यानी आज जो आपका पेपर कराया गया उसमें जो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर कराया गया उसमें जो जीएस और जीके के प्रश्न पूछे गए तो उन प्रश्नों को हम देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। एक प्रश्न आया हुआ था, हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबा कहाँ से प्राप्त करते थे? इसका उत्तर था राजस्थान के खेतड़ी क्षेत्र से। राजस्थान का खेतड़ी तांबा क्षेत्र प्राचीन समय से तांबे के लिए प्रसिद्ध था। पुरातात्विक साक्ष्यों से पता चलता है कि हड़प्पावासी यहीं से तांबा लाते थे। अगला प्रश्न है, त्रिपक्षी संघर्ष के प्रारंभ में कन्नौज पर किसका नियंत्रण था? तो उसके पहले आयुध वंश का नियंत्रण था। त्रिपक्षी जो संघर्ष हुआ था उसमें जो था गुर्जर, प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट के बीच संघर्ष हुआ था। उस समय कन्नौज पर आयुध वंश एक कमजोर शासक था, इसलिए यह संघर्ष वहां पर देखने को मिला था। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना का 93वां स्थापना दिवस 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया चेन्नई में। भारतीय वायुसेना हर साल अलग अलग स्थानों पर अपना स्थापना दिवस मनाती है। 2025 में यह आयोजन चेन्नई में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है, 2001-2011 में किस राज्य में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर देखने को मिली थी? तो नागालैंड में। हालांकि इस अवधि में नागालैंड में जनसंख्या की कमी दर्ज हुई, लेकिन जिसका कारण माइग्रेशन और डेटा संबंधी विसंगतियां मानी जाती हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? तो ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। तिलक जी ने यह नारा देकर स्वतंत्रता आंदोलन को जन आंदोलन बना दिया और लोगों में देशभक्ति की भावना जगाई। 1857 के बाद किस मुगल सम्राट को रंगून निर्वासित किया गया? तो उत्तर था इसका बहादुर शाह जफर। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने मुगल शासन समाप्त कर दिया और बहादुर शाह जफर जो कि वहाँ के शासक थे उनको रंगून मतलब म्यांमार भेज दिया। अगला प्रश्न बनता है, राजा तरंगिणी किसने लिखी और यह किस क्षेत्र का इतिहास है? तो उत्तर आपका होगा कल्हड़ ने कश्मीर के इतिहास के बारे में लिखा है। राजा तरंगिणी संस्कृत में लिखी गई एक ऐतिहासिक पुस्तक है जिसमें कश्मीर के राजाओं का क्रमबद्ध इतिहास दर्शाया गया है। जल जीवन मिशन के तहत कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को नल जल मिला है? तो लगभग 75 से 78%। सरकार की रिपोर्ट 2026 तक के अनुसार अधिकतर ग्रामीण घरों तक नल जल पहुंच चुका है, जो योजना की बड़ी सफलता मानी जा रही है। दिल्ली को विशेष दर्जा देने वाला अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 339A। इस अनुच्छेद के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा और विशेष प्रशासनिक व्यवस्था दी गई है। समाजवादी धर्मनिरपेक्ष अखंडता शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया है? तो यह 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में आया था। आपातकाल के दौरान यह संशोधन हुआ और संविधान की प्रस्तावना में 3 महत्वपूर्ण शब्द जोड़े गए थे। बिंबिसार के समय कितने गांव थे? तो लगभग 80,000 गांव थे। इसका जो वर्णन है बौद्ध ग्रंथों में उल्लेख है कि मगध साम्राज्य बहुत विशाल था और उसमें हजारों गांव शामिल थे। कांग्रेस के प्रथम चरण में उदारवादियों की पद्धति क्या थी? तो प्रार्थना, याचिका, निवेदन, ये उनकी पद्धति थी। इस तरह से वह लड़ाई को लड़ते थे। उदारवादी नेता अंग्रेजों से शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से अधिकार प्राप्त करना चाहते थे। अगला प्रश्न, अमेरिका का कौन सा राज्य जलवायु के लिए प्रसिद्ध है? कैलिफोर्निया राइट आंसर होता। कैलिफोर्निया में गर्म शुष्क ग्रीष्म और हल्की नम सर्दियां होती हैं जो भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता है। ऊटी कोयम्बटूर से अधिक ठंडा क्यों है? क्योंकि ये अधिक ऊंचाई पर है। ऊटी पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है लगभग 2200 मीटर ऊपर, जबकि कोयम्बटूर मैदानी क्षेत्र में, इसलिए ऊटी का तापमान जो है कम रहता है। कांग्रेस के प्रथम चरण में उदारवादी नेताओं ने कौन सी पद्धति अपनाई थी? ये प्रश्न यहाँ पर देखिए थोड़ा सा रिपीट हुआ है। तो उत्तर वही होगा प्रार्थना, याचिका और निवेदन। व्याख्या इसका वही है। उदारवादी नेता अंग्रेजों से टकराव नहीं चाहते थे, वे शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से अपनी मांगे रखते थे। संविधान के अनुच्छेद 39 में क्या प्रावधान है? तो राज्य की नीति के निदेशक तत्व से संबंधित आपका है ये। अनुच्छेद 39 में राज्य को निर्देश दिया गया है कि नागरिकों को समान आजीविका के अवसर मिले, धन का समान वितरण हो और पुरुष और महिला को समान वेतन मिले। यह सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए है। अगला प्रश्न आपका 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी शब्द कहाँ जोड़ा गया? तो संविधान की प्रस्तावना में। बता दें आपको 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए। अनुच्छेद 239A क्या है?
तो उत्तर इसका है केंद्र शासित प्रदेशों में विधानमंडल और मंत्रिपरिषद की व्यवस्था। इस अनुच्छेद के तहत कुछ केंद्र शासित प्रदेशों को आंशिक राज्य जैसी व्यवस्था दी जाती है। आईएनसी के पहले चरण में नरमपंथियों ने कौन सा रास्ता अपनाया था? तो संवैधानिक और शांतिपूर्वक। ये प्रश्न एक बार फिर से लगभग मिलता जुलता है। अगला प्रश्न आपका, मेंडल का युग्मकों की शुद्धता का नियम क्या है? तो मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसकी व्याख्या क्या बनती है? प्रत्येक लक्षण के 2 कारक होते हैं, युग्मक बनते समय ये अलग हो जाते हैं, यानी हर युग्मक में केवल एक ही आपको एलेल दिखाई जाता है। अगला प्रश्न आपका था, मंदी के दौरान कौन सी राजकोषीय नीति अपनाई जाती है? तो विस्तारवादी राजकोषीय नीति। मंदी में सरकार खर्च बढ़ाती है, टैक्स कम करती है ताकि मांग और बढ़े और अर्थव्यवस्था सुधरे। बैरन द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो बैरन द्वीप ये आपका कहाँ पर स्थित है? ये अंडमान सागर में स्थित है, आपको पता होना चाहिए। और ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ईयरफोन किस प्रकार का डिवाइस है? तो आउटपुट डिवाइस है। ईयरफोन ध्वनि को सुनने के लिए उपयोग होता है, इसलिए यह आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों ये आपका रहा आरआरबी एनटीपीसी 17 मार्च, यानी आज आपका जो पेपर कराया गया फर्स्ट शिफ्ट में, उसमें जो आपके जीएस और जीके के प्रश्न पूछे गए थे, उन प्रश्नों का सटीक उत्तर, मेमोरी बेस्ड प्रश्न, कुछ प्रश्नों के शब्द आगे पीछे हो सकते हैं। बाकी चैनल से जुड़े रहें अगले अपडेट तक। जय हिंद।